नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिव द्विवेदी एनालिसिस में। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कुछ सुप्रीम कोर्ट के कुछ ऐसे निर्णय पर जिसको आजकल लोग खासतौर विपक्ष में बड़ी चर्चाएं होती हैं। इस देश की न्यायपालिका भी बेचारी करे तो करे क्या। जब कोई निर्णय सरकार के पक्ष में आता है तो सत्ता पक्ष के लोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं, और जब कोई निर्णय सरकार के विरुद्ध जाता है तो विपक्ष के लोग निर्णय कर लेते हैं। फिलहाल अभी आजकल ट्विटर पर एक ट्रेंड कर रहा है कि इस देश में न्यायपालिका पे भरोसा किया जा सकता है, क्योंकि DY चंद्रचूड़ जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उनके बेंच ने कई ऐसे फैसले दिए जिसको लेकर लोग उत्साहित हैं। पहला फैसला उन्होंने दिया अभी कुछ दिन पहले, उन्होंने जब जया ठाकुर जो कि कांग्रेस के नेता हैं चुनावी बॉन्ड को लेकर के गई और उस पर जब उन्होंने फैसला दिया और कहा कि पारदर्शितापूर्ण तरीके से SBI इसको बताए, तो उसको लेकर के जगह जगह तालियां बजने लगी DY चंद्रचूड़ जी के लिए, और कहा गया कि देश में न्यायपालिका भी जिंदा है। ठीक, अच्छी बात है, होना भी चाहिए। न्यायपालिका बनी ही इसीलिए है कि जब कार्यपालिका और विधायिका अपने मर्यादाओं को उल्लंघती हैं तो ये उनको अनुशासित कर सकें। दूसरी तरफ अगर हम बात करेंगे तो अभी DY चंद्रचूड़ जी ने एक और मामला उठाया, वहां पर उठाया लोगों ने कि जो वोटिंग करते हैं, जो VPT मशीन है, उसकी पर्चियों की गिनती, अब सभी पर्चियों की गिनती हो या वहीं पर बगल में एक बॉक्स हो उसमें डाल दिया जाए और फिर उसका मिलान किया जाए। फिलहाल वो तो 15 मई के बाद उसकी सुनवाई होगी, तब तक आधे से ज़्यादा चुनाव देश के अंदर समाप्त हो चुका होगा फिलहाल। लेकिन इन दोनों विषयों के बाद जिस पर सोशल मीडिया ट्विटर से लेकर के ट्रेंड चालू हुआ कि देश में अभी भी हम ये मान सकते हैं कि लोकतंत्र है, और हमें उम्मीद है कि न्यायपालिका हमें इसका DY चंद्रचूड़ जैसे प्रमुख मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने सरकार के सामने झुकने से मना कर दिया और मोदी सरकार परेशान है। क्या सच में मोदी सरकार परेशान है? क्या वास्तव में DY चंद्रचूड़ सरकार या विपक्ष के रुख के अनुसार अपने निर्णय देते हैं? तो फिलहाल मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट हो या लोअर कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, वह सरकारों के मूड से अपने निर्णय नहीं देती है। वहाँ पर पक्ष और विपक्ष के जो वकील होते हैं वो अपनी जिरह करते हैं, अपने अपने मुद्दों को रखते हैं, अपने अपने एविडेंस रखते हैं, अपने अपने तर्क रखते हैं, उसके बाद उस पर निर्णय आते हैं। फिलहाल आपको बताते चलें, यहाँ पर इस वीडियो में मैं ये बताने वाला हूँ कि DY चंद्रचूड़ मोदी के हैं या केजरीवाल के हैं या विपक्ष के हैं, इसकी चर्चा मैं करने जा रहा हूँ। जिस DY चंद्रचूड़ की कल से उनकी प्रशंसा करते थक नहीं रहे लोग, आपको बता दें कि जब DY चंद्रचूड़ ने धारा 370 का जो डिमोलेशन हुआ था संसद के अंदर 2019 में, जब उसको उन्होंने हरी झंडी दिया तो यही लोग DY चंद्रचूड़ को ना जाने क्या क्या अनाप शनाप बकने लगे थे। ये अपने ट्विटर अकाउंट पे आकर के तरह तरह की बात इन्हीं सुप्रीम कोर्ट के माननीय प्रमुख न्यायाधीश जो हैं DY चंद्रचूड़ को बहुत कुछ बोलने लगे और कहने लगे ये तो ये है वो है, उस शब्द यहाँ बोलने लायक नहीं है। फिलहाल आपको बताते चले कि जो लोग बहुत खुश हो रहे हैं वो बहुत खुश ना हो। DY चंद्रचूड़ उस बेंच के भाग रहे हैं जिसने श्री राम जन्मभूमि का निर्णय 300 दिया, राम जन्मभूमि का निर्णय दिया, उसमें भी DY चंद्रचूड़ थे। फिर एक मामला आता है, आपको ध्यान होगा कि वित्त विधेयक में जब आधार को ले जाते हैं कि अगर आपको कोई सब्सिडी चाहिए, यानी कि आपको राशन चाहिए, आपको वजीफा चाहिए, आपको प्रधानमंत्री आवास चाहिए, आपको जनधन खाते खोलने हैं, तो वहां पर आपको आधार कार्ड देना होगा। इसको लेकर के विपक्ष ने हंगामा खड़ा कर दिया, उनके लोग जाकर के कोर्ट में पहुंच गए और कोर्ट में पहुंचने के बाद DY चंद्रचूड़ उस बड़ी बेंच के भी एक अंग थे और वहां भी उन्होंने आधार को वित्त विधेयक में जोड़ने पर सरकार का समर्थन किया और सरकार वहां भी आगे बढ़ गई। तो क्या यहाँ पर उनका स्टैंड क्या होगा विपक्ष का या उनके समर्थकों का? फिर दूसरी बात हम करते हैं कि DY चंद्रचूड़ यहीं तक नहीं रुके। अब CA को लेकर के अभी DY चंद्रचूड़ के पास कुछ लोग पहुंच गए थे, जिसमें आपको बता दें कि इंडियन मुस्लिम लीग के लोग थे और उन्होंने कहा था CA के इम्प्लीमेंटेशन को रोका जाए, यानी जो अधिसूचना भी जारी हुई मार्च में कि CA पूरे देश में लागू होगा और लोगों को नागरिकता दी जाएगी, यानी कि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, नेपाल, अगल बगल से जितने भी ऐसे अगर हमारे पड़ोसी राष्ट्र हैं जहाँ पर सिख हैं, हिंदू हैं, ईसाई हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, अगर इनको प्रताड़ित किया जाता है तो भारत में संरक्षण ले सकते हैं, उनको हम नागरिकता दे सकते हैं, जो नवंबर 2014 तक आए हैं। उसके बाद की बात नहीं की गई उसमें। इसको लेकर के जब इम्प्लीमेंटेशन पर रोक लगाने की बात करते हैं तो वहां भी DY चंद्रचूड़ कहते हैं हम इस पे स्टे नहीं देंगे, ये वैधानिक प्रक्रिया है और कोई भी प्रक्रिया चुनाव से पहले शुरू की जा सकती है। चूंकि इसका रेजोल्यूशन ऑलरेडी पास हो चुका है, ये एक्ट ऑलरेडी संसद में पारित हो चुका है, हम इसमें कोई दखलंदाजी नहीं करेंगे। आपको बताएं कि इसको लेकर के भी 237 याचिकाएं CA को रद्द करने के लिए पड़ी हुई है। उस समय भी DY चंद्रचूड़ उस
जून 2022 के उस निर्णय के भी हिस्से में थे जब ईडी को लेकर के लगभग 341 याचिकाएं पड़ी थी, जिसमें 170 राजनीतिक दलों ने भी उस याचिका में अपनी याचिका लगाई थी। और उन्होंने कहा था कि ईडी बेवजह हमें गिरफ्तार करती है, गिरफ्तार करने से हमें पहले बताती नहीं है, हमें एफआईआर की कॉपी नहीं दिखाती है, हमें जबरन उठा के इंट्रोगेट करती है, हमें गिरफ्तार कर लेती है। इन सारी बातों को लेकर के उस समय भी डीवाई चंद्रचूड़, यानी उसमें चीफ जस्टिस दूसरे थे और डीवाई चंद्रचूड़ भी उसके हिस्सा थे, और उस समय उन्होंने उस पर पूरा सहमति जताई थी और ईडी को यह कहा था कि फुल फ्लैश ईडी अपना काम कर सकती है। यानी ईडी के पास ये सारे अधिकार संसद नहीं दिए हैं कि उसको एफआईआर कॉपी देने का जरूरत नहीं है। और उसने ये भी कहा कोर्ट ने कि ईडी के सामने जो आरोपी है उसको ये सिद्ध करना है कि वो आरोपी नहीं है, यानी ईडी को सिद्ध नहीं करना है। जैसा कि अक्सर आप देखते हैं कि पुलिस जो सीआरपीसी की अपने यहाँ होती है उसमें पुलिस को ये सिद्ध करना होता है कि भाई ये दोषी हैं। यहाँ बिल्कुल उल्टा है, यहाँ आरोपी को सिद्ध करना है कि हम दोषी नहीं है, यानी उसमें ईडी को बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। और ईडी एफआईआर नहीं करती, बल्कि ईडी एक ऐसी एजेंसी है जो दूसरी एजेंसी के थ्रू एफआईआर लॉन्च कराती है और ईडी हर जगह जा सकती है। तो पहला मुद्दा, राम मंदिर पर भी डीवाई चंद्रचूड़ हिस्सा थे उसके, तो क्या वो मोदी के लिए काम कर रहे थे? ईडी के मामले में भी चंद्रचूड़ हिस्सा रहे, उसके बाद सीए के मामले में भी चंद्रचूड़ हिस्सा रहे, उसके बाद में डीवाई चंद्रचूड़ आपका क्या नाम है 370 में भी रहे। तो जो लोग बड़े खुश हो रहे हैं कि भाई डीवाई चंद्रचूड़ जो है उन्होंने तो मोदी को रगड़ दिया, सरकार को घुटनों पे लाके खड़ा कर दिया, चाहे वो इलेक्टोरल बॉन्ड हो, चाहे वो बीपीटी पे मशीन की बात हो, डीवाई चंद्रचूड़ ने ऐसे अनेक निर्णय दिए हैं जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को राहत पहुंचा रही है। आपको बताएं, कल भी सुप्रीम कोर्ट में जो निर्णय संजय सिंह को बरी करने को हुआ उसमें भी डीवाई चंद्रचूड़ तो फिलहाल उसके हिस्सा नहीं थे, संजीव खन्ना रहे और भी कई लोग, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसमें भी कोई बहुत ज्यादा रिलीफ संजय सिंह को नहीं दिया है। उन्होंने संजय सिंह से कहा है कि बाहर जाने के बाद सबसे पहले आप अपना पासपोर्ट सरेंडर करेंगे, सेकंड आप बाहर जाने के बाद इस केस से संबंधित कोई बयान ना तो सरकार के विरोध में देंगे ना सरकार के पक्ष में देंगे। उन्होंने सीधे कहा इस पूरे प्रकरण की किसी प्रकार का कोई खुलासा आप बाहर मीडिया ट्रायल नहीं करेंगे। बड़े शर्तों और नियमों के साथ सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह को बरी किया है। फिलहाल हमारा सिर्फ इतना कहना है कि अगर आपके मन का हो तो लोकतंत्र और आपके मन का ना हो तो लोकतंत्र मर गया। ये कैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं विपक्ष के लोग। फिलहाल अब न्यायपालिका को भी इस घेरे में ला करके क्या न्यायपालिका के सहारे और संवैधानिक संस्थाओं के एक निर्णय से आप तुरंत विजन बदल लेते हैं, एक निर्णय से आप उनके विरोध में चले जाते हैं, एक निर्णय से आप उनके पक्ष में चले जाते हैं। अगर वो 370 को खारिज कर देते तो डीवाई चंद्रचूड़ आपके लिए भगवान हो जाते। फिलहाल इस देश के लोगों को यह समझना होगा कि जब भी न्यायपालिका कोई भी निर्णय देती है तो उसके पीछे वो तर्क के आधार पर ही कोई निर्णय लेती है। भारत की न्यायपालिका की विशेषता यह है कि अपने मन से वो कुछ भी नहीं कह सकते हैं। यहाँ तक कि आपने देखा श्री राम जन्मभूमि के मंदिर के निर्णय में भी एक न्यायाधीश मुस्लिम थे, अब्दुल नजीर, और उन्होंने भी सर्वसम्मति से इस निर्णय को पास किया। कहने का मतलब मेरा सिर्फ इतना है कि न्यायपालिका के एक निर्णय आने के बाद जिस तरह विपक्ष ये कहने लगता है कि अब मोदी सरकार बगले झाँक रही है, मोदी सरकार को बिल्कुल रगड़ दिया सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कर दिया, डीवाई चंद्रचूड़ तो इनको चलने नहीं देगा। बिल्कुल नहीं। आपको बताएं कि ये सभी सरकार के अंग हैं, ये एक दूसरे के पूरक हैं, ये एक दूसरे के प्रतिद्वंदी नहीं है। अगर कोई ये सोचता है कि न्यायपालिका, नरेंद्र मोदी ये सारे एक दूसरे के पूरक ना होकर के विरोधी हैं तो बिल्कुल गलत है। जैसे चुनाव आयोग की नियुक्ति को लेकर के जब कांग्रेस के कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे तो वहां भी उन लोगों को खाली हाथ रहना पड़ा था। आपको बताएं, संसद भवन को बनने से रोकने के लिए भी डीवाई चंद्रचूड़ की कोर्ट में जब लोग पहुंचे तो वहां भी डीवाई चंद्रचूड़ ने फटकार लगाई और कहा दोबारा मत आइएगा। एक नहीं 3 याचिकाएं पड़ी और उस पर भी डीवाई चंद्रचूड़ ने उनको निराशा ही लगी। तो ये सीधा मतलब है, मैं ये बताना चाहता हूं कि कम से कम इस देश में लोकतंत्र तभी बचेगा जब आप न्यायपालिका को अनावश्यक अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए बदनाम ना करें, क्योंकि बहुत से ऐसे निर्णय हैं जो सरकार के पक्ष में भी देते हैं वो, और बहुत से ऐसे निर्णय हैं जो सरकार के विपक्ष में देते हैं। फिलहाल डीवाई चंद्रचूड़ की हिस्ट्री लोगों ने खोलना चालू कर दिया है। कुछ लोग तो डीवाई चंद्रचूड़ को आरएसएस का एजेंट भी कह देंगे, और अब तो आरएसएस वाले, खासतौर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष वाले जो मूलतः भाजपाई नहीं है, वह भी डीवाई चंद्रचूड़ को लेकर के कुछ बोल सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है। और ये इस देश की लोकतंत्र है यह बताने के लिए काफ़ी है कि आज आप
देश के मुख्य न्यायाधीश पर कुछ भी टिप्पणी कर सकते हैं अगर वो आपके मन मुताबिक निर्णय नहीं देता है। सबसे बड़ी चीज़ ये आती है कि इस देश में रवीश कुमार जैसा एक पत्रकार है, जो तथाकथित पत्रकार है, वो इस देश में जब केजरीवाल साहब जेल जाते हैं तो कहता है इमरजेंसी लग गई है। बड़ी अजीब बात है, इस देश में केजरीवाल चले जाएं तो इमरजेंसी हो जाती है, लालू चले जाए तो इमरजेंसी हो जाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि क्या इस देश में भ्रष्टाचारियों का जेल जाना इमरजेंसी है? क्या इस देश में लोकतांत्रिक तरीके से सरकार को चलाते हुए नियमबद्ध तरीके से 370 को खत्म करना इमरजेंसी है? क्या इस देश में श्री राम जन्मभूमि का निर्णय न्यायालय द्वारा एक लंबे संघर्ष के बाद आना इमरजेंसी है? क्या इस देश में जो दर दर भटक रहे हिंदू, पारसी, सिख, जैन ऐसे जो लोग हैं उनको नागरिकता देना क्या इस देश में इमरजेंसी है? ऐसे बहुत से निर्णय हैं जो रवीश कुमार को भाते नहीं है। बड़ी बात है कि अजान तो उनके कानों में मधुर स्वर लगता है, लेकिन श्री राम, जय जय राम उन्हें लगता है कि कोई कांच घोल के उनके कानों में डाल रहा है। फिलहाल रवीश कुमार जी, जिस प्रकार की आपकी सोच है उससे ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि आप किस पक्ष के हैं। ना भारत के हैं, ना भारत के लोगों के हैं, ना मुसलमान के हैं, ना हिंदू के हैं। आप तो सिर्फ अपने धर्म के हैं और वह धर्म है नफरत का धर्म। इसलिए नफरत के धर्म को चला रहे हैं और जब केजरीवाल जेल में जाता है तो वो एक वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास करते हैं कि देश में इमरजेंसी लग गई है। ये वही रवीश कुमार हैं जब ये एनडीटीवी में काम करते थे और एनडीटीवी ने एक बड़ा गबन किया था लगभग 15 करोड़ रुपए का, और जब वो रिटर्न आईटीआर नहीं दे पा रहे थे तो उसके बाद इन्होंने सरकार पर दबाव बनाने का प्रयास किया था और सरकार पर दबाव बना के प्रयास किया था इन्होंने, और वो भी मोदी सरकार में। तब इन्होंने ब्लैक आउट किया था अपना स्पेशल प्रोग्राम रवीश कुमार ने। फिलहाल ये सब बहुत बड़ी बातें हैं और मेरे ख्याल से वीडियो लंबा हो गया है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि इस देश में लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए न्यायपालिका के कामों को भी अब राजनीतिक करने का प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल डीवाई चंद्रचूड़ को लेकर के जो विषय था उस पर मैंने अपने विषय रखे हैं। अगर मेरा विश्लेषण पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन जरूर दबाइए और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।